एलयू के धरोहर हैं, उनका नाम है जय सिंह। वो काव्योम परिवार के अध्यक्ष हैं। और धन्यवाद विकास। सबसे पहले तो टीम लखनऊ वाले का आभार कि आपने ये मंच दिया अपनी बात रखने का। काव्योम निर्माण का उद्देश्य क्या है? काव्योम परिवार क्यों आप लोगों ने बनाया, कब बनाया और कैसे बनाया, इसके बारे में ज़रा बताइए विस्तारपूर्ण। बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में पूछना भी चाहिए क्योंकि आज काव्योम अपने सफलता के तीसरे वर्ष में है। दरवाजे को दस्तक जिंदा रखती है, जैसे दिल को धक धक जिंदा रखती है। शाम ढले आ जाते हैं कुछ लोग यहाँ, हम जैसों को बैठक जिंदा रखती है, हम जैसों को बैठक जिंदा रखती है। पहले आपकी उन्होंने जम करके तारीफ़ की है और फिर वो पूछना चाहते हैं कि जो आपके जूनियर हैं, जो आपसे छोटे हैं, जो हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं, उनको क्या सलाह देंगे? कैसे आप सबके फेवरेट बन जाते हो? आई मीन आपसे लोग अपने मन की बात शेयर कर लेते हैं, यानी कि कभी भी व्यक्ति अपने मन की बात कुछ ही लोगों से शेयर करता है और जिसको अपना खास मानता है। तो वैसे ही वो पहला प्रश्न उनका ये है कि आप किसी का फेवरेट कैसे बन जाते हैं? इसमें मुझे लगता है कि सामने वाले से प्रश्न ये पूछना चाहिए कि मैं उसका फेवरेट कैसे बन गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रेम का गीत मेरा पहला गीत था। अच्छा। मैं कक्षा 12 के बाद वही लखनऊ विश्वविद्यालय में बस प्रवेश लिया था और तब प्रेम का गीत लिख के मैं विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। जय सिंह से कौनते जय, ये आपका नाम क्या है? नाम मेरा जय सिंह ही है। और पीड़ा भी ऐसी की जिसमें आंखें रोई गाई है, पीड़ा भी ऐसी की जिसमें आंखें रोई गाई हैं। यूं कह लो कि भरी अदालत घावों की सुनवाई है, सुनवाई में हमने सबकी सुनवाई में हर भावुकता समझी है। सबका दुख अपनाया है, बस अपनी पीर पर आई है। सबका दुख अपनाया है, बस अपनी पीर पर आई है। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि लोग गीत नहीं सुन रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की युवा पीढ़ी रात के 12 से जो 3 का समय होता है उसमें हिंदी गीतों पे ज़्यादा ध्यान देती है। बहुत सारे युवा लूप पे गाने सुनते हैं। आपके हिसाब से किसी संस्था को आगे लेकर चलने में क्या व्यक्तिगत चीज़ों को समाप्त करना होता है? बहुत अच्छा प्रश्न। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, अनुभव से जुड़ा हुआ। दरअसल किसी भी संस्था या किसी भी संगठन को आगे ले चलने में व्यक्तिगत जीवन को समाप्त करना नहीं होता है। जो सबसे बड़ा सहयोग है वो विश्वविद्यालय के भाइयों का, बहनों का है, क्योंकि यदि उन्होंने इतना पसंद ना किया होता तो आज मैं एलयू के धरोहर कार्यक्रम में ना बैठा होता। कोई 2 छोटा और 2 बड़ा जो आपका प्रिय हो, जिससे आपकी बड़ी उम्मीद हो, उस व्यक्ति का नाम बताइए। जिंदगी ये नए मोड़ देती रहे, मेरे जीने का मकसद महज प्रेम हो। जिंदगी ये नए मोड़ देती रहे, मेरे जीने का मकसद महज प्रेम हो। प्रेम का प्रेम हो, प्रेम से प्रेम हो, प्रेम में प्रेम हो, प्रेम ही प्रेम हो। एक समर्पण रहे, एक समर्पण रहे, प्रेम के प्रति मेरा, प्रेम का दास मुझको बना दीजिए। दर्द को भूल कर, अश्रु को पोंछ कर, प्रेम का गीत हूँ गुनगुना लीजिए। दर्द को भूल कर, अश्रु को पोंछ कर, प्रेम का गीत हूँ गुनगुना लीजिए।
नमस्ते। आप देखना शुरू कर चुके हैं एलयू के धरोहर। लखनऊ विश्वविद्यालय में अभी जल्द ही बना है गौरव स्थल। यहाँ पर खूब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, खूब लोग सेल्फी ले रहे हैं और ये विश्वविद्यालय इसकी काफ़ी तारीफ़ भी कर रहा है कि यहाँ पर हमारे छात्र फ़ोटो खिंचवाएंगे। तो हमने सोचा कि सब लोग फ़ोटो खिंचवा ही रहे हैं, हमने सोचा कि हम लोग वीडियो बनाते हैं। और वीडियो किस चीज़ का? तो एलयू के धरोहर का। अभी आपके मोबाइल फ़ोन में या फिर घड़ी में समय हो रहा होगा शाम के 7 और दिन होगा रविवार। अगर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाए होंगे और समय से वीडियो देखते होंगे तब, अन्यथा बाद में कभी भी देख सकते हैं जब फ्री हो। तो हमने सोचा कि चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज हमारे साथ जो धरोहर हैं, जो एलयू के धरोहर हैं, उनका नाम है जय सिंह। वो काव्योम परिवार के संस्थापक है। अब संस्थापक का अर्थ ये नहीं है कि मालिक हैं, उसके अध्यक्ष हैं और कई लोग उसमें उस टीम से जुड़े हैं। लेकिन एक अध्यक्ष पद होता है, जो मुख्य पद होता है, वो किसी व्यक्ति को, किसी खास व्यक्ति को दिया जाता है। तो वो इनको मिला हुआ है। काफ़ी बड़ा पद है, काफ़ी जिम्मेदारी भरा पद है। तो आज हमारा पूरा प्रश्न जो होगा वो ज़्यादातर काव्योम से जुड़ा होगा और बाकी लखनऊ विश्वविद्यालय से तो जुड़ा होगा ही। चलिए हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विकास। सबसे पहले तो टीम लखनऊ वाले का आभार कि आपने ये मंच दिया अपनी बात रखने का। और एलयू के धरोहर जैसा कि आपका कार्यक्रम चल रहा है और आज हम यहाँ गौरव स्थल के निकट बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही मज़ा आने वाला है आपसे बात करके। तो चलिए अब हम प्रश्न की सिलसिला शुरू करेंगे। काफ़ी सारे प्रश्न हमने जब इंस्टाग्राम पर डाला तो कई सारे प्रश्न आने लगे और हमने सोचा कि अब चलिए एक एक लोगों का प्रश्न शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम प्रश्न लेंगे वैशाली जी का। उन्होंने पूछा है काव्योम निर्माण का उद्देश्य क्या है? काव्योम परिवार क्यों आप लोगों ने बनाया, कब बनाया और कैसे बनाया, इसके बारे में ज़रा बताइए विस्तारपूर्ण। बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में पूछना भी चाहिए क्योंकि आज काव्योम अपने सफलता के तीसरे वर्ष में है। दरअसल जब हम लोग बीए द्वितीय वर्ष के छात्र थे लखनऊ विश्वविद्यालय में, तो 5 से 7 लोग, 8 लोग पास पास बैठ के संगोष्ठियाँ करते थे, एक दूसरे की कविताएं सुनते थे, सुनाते थे। किसी का एक शेर है कि दरवाजे को दस्तक जिंदा रखती है, जैसे दिल को धक धक जिंदा रखती है। शाम ढले आ जाते हैं कुछ लोग यहाँ, हम जैसों को बैठक जिंदा रखती है, हम जैसों को बैठक जिंदा रखती है। तो हम 7-8 लोगों ने मिल के ये सोचा कि क्यों ना इसको एक मंच का रूप दे दिया जाए, जहाँ पे हम 7-8 लोगों के अतिरिक्त और जो विश्वविद्यालय में कवि हैं, विश्वविद्यालय में जो साहित्य के रुचि के और लोग हैं, वह भी हमारे साथ जुड़ें, अपनी बात रखें और हम नित्य प्रति नियमित रूप से उनसे कुछ सीखें और यदि हमारे अंदर उन्हें कुछ अच्छा लगे तो वह हमसे भी सीखें। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए काव्योम बनाया गया था और आज हम लोग तीसरे वर्ष में उसके प्रवेश कर रहे हैं। तो समझ लिए होंगे कि काव्योम क्यों बनाया गया। अब अगला प्रश्न वरुण शुक्ला जी ने पूछा है। वरुण शुक्ला जी के बारे में एकदम थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं तो वो भी इसी विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष के छात्र हैं और उनको एक गंभीर बीमारी होने के बावजूद भी उनका हौसला इतना बुलंद है कि वो अभी इसी उम्र में 2-2 किताबें लिख चुके हैं। खैर, कभी मौका मिलेगा तो उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। उनका प्रश्न है कि वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में साहित्य जगत में शेर व शायरी का ज़्यादा प्रचलन है। ऐसे में कहीं ना कहीं हिंदी गीतों को लिखना, गाना और गुनगुनाना कम होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप जैसे मधुर कंठ वालों का, अच्छा लिखने वालों का हिंदी गीतों को बढ़ावा देना एक सराहनीय कार्य है। आप अपने से छोटे युवाओं को, जो लोग नया लिख रहे हैं और ख़ास करके जो हिंदी गीत लिख रहे हैं, उनको क्या सलाह देंगे? पहले आपकी उन्होंने जम करके तारीफ़ की है और फिर वो पूछना चाहते हैं कि जो आपके जूनियर हैं, जो आपसे छोटे हैं, जो हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं, उनको क्या सलाह देंगे? जैसा कि वरुण ने कहा है कि जो गीत लिख रहे हैं उनके ऊपर क्या राय देना चाहूँगा। वास्तव में गीत लिखा नहीं जाता है। आपके दर्शकों में से ही किसी का प्रश्न यह भी था, अक्षय का प्रश्न था कि गीत जिया जाता है। तो जो नए युवा गीत जी रहे हैं, वास्तव में मैं अगर कहूँ तो उनको मैं यही राय देना चाहूँगा कि आप लिखने में जल्दबाजी ना करें। आज सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे लेखक और बहुत सारे कवि हैं जिनका नियमित रूप से काम बन गया है कि 4 कविताएं वो लगातार लिख ही रहे हैं। अच्छी चीज़ है, परंतु गीत के मामले में थोड़ी सी अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे,
जल्दबाजी नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि गीत और ज़्यादा निखर के आएगा। तो गीत लिखने वालों को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, जो चीज़ मैं ध्यान में रखता हूँ कि आप गीत लिखने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। तो कैसे वो पूछना जो चाहते हैं कि सलाह क्या देंगे अपने जूनियर्स को, जो वो है जो इस चीज़ में रुचि रखते हैं, तो उनको क्या सलाह देंगे, कैसे वो एक अच्छे कवि बनने की तरफ अग्रसर हो, कैसे वो लिखे अधिक और लिखने के साथ साथ जो आपने कहा जिए उसको, तो कैसे वो जिए? गीत लिखने के लिए अगर जैसा कि कहा गया तो सिर्फ गीत, शेर, शायरी कुछ भी हो, जो आप लिखना चाहते हैं पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा साहित्य लिखने के लिए आपको अच्छा साहित्य पढ़ना पड़ेगा। और जब आपके अंदर का पाठक मर जाता है तो आपके अंदर का अच्छा लेखक भी कहीं ना कहीं वो छिप जाता है, फिर आप उतना अच्छा नहीं लिख सकते। तो आप अपनी पाठकीयता बनाए रखिए। जब आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से अच्छा लिखेंगे। मान लीजिए कि आप 10 किताबें पढ़िए तो फिर सोचिए कि हम कुछ लिखते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा प्रभाव जाएगा और अच्छा लिखेंगे आप। बाकी गीत जीने का विषय ये है कि कई बार ये होता है, जैसे मेरे साथ जो होता है कि हमने एक लाइन लिख ली है गीत की, उसके बाद फिर ये होता है कि चलो जल्दी से दूसरी भी हो जाए, गीत पूरा हो जाए। तो ये चीज़ अगर हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा दूसरी पंक्ति को भी समय देना, तीसरी पंक्ति को भी समय देना, चौथी पंक्ति को भी समय देना, तो आप अपने एक गीत को समय दीजिए। जब वो एकदम से वो तैयार हो जाए तब फिर उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करिए। ज़रूरी ये चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ लिखने पर ना ध्यान दे करके जो लिख रहे हैं उसको अच्छे से समझना और उसको जीना ज़रूरी है। अगला प्रश्न उत्कर्ष सिंह जी ने पूछा है कि काव्योम परिवार, जिसकी अभी आपने जिक्र किया कि 3 वर्ष पूर्ण हुए, इसको आने वाले 10 वर्षों में आप कहाँ देखना चाहते हैं? उत्कर्ष जी ने ये प्रश्न पूछा। काव्योम परिवार जब प्रारंभ हुआ था तो 7 लोग थे। अभी इसमें 400 से 500 लोग जुड़ चुके हैं और हम लोग लखनऊ से रायबरेली, हरदोई, सीतापुर ऐसी जगहों पे कार्यक्रम कर रहे हैं और वहाँ पे अपनी संस्था की एक छोटी सी शाखा भी प्रारंभ की है। आने वाले 10 साल की बात जैसा कि उत्कर्ष भाई ने किया कि 10 साल के बाद हम काव्योम को कहाँ देखते हैं, तो विचार यह है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग अन्य जगहों पे काव्योम की शाखाओं का उद्घाटन करें, उनकी स्थापना करें, ताकि जो सामान्य युवा है, जैसे किसी गांव से जुड़ने वाला युवा, वह भी काव्योम से जुड़ पाए और अपनी बात को, अपनी कविता को, अपने लेखन को, अपने साहित्य को मुखरता से रख पाए। तो आगे आने वाले 10 सालों में सामान्य से सामान्य व्यक्ति, जिसके अंदर कल्पनाशीलता है, जिसके अंदर कविता करने की क्षमता है या जिसके अंदर थोड़ी सी भी प्रतिभा है, तो उसको एक ऐसा मंच देने का विचार है कि और वो मंच काव्योम हो। काव्योम हिंदी के लिए, हिंदी में जिसकी भी रुचि हो उसके लिए काव्योम हर जगह रहेगा। अगला प्रश्न है, आस्था दीक्षित जी ने 2 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न उनका है, कैसे आप सबके फेवरेट बन जाते हो? आपसे लोग अपने मन की बात शेयर कर लेते हैं, यानी कि कभी भी व्यक्ति अपने मन की बात कुछ ही लोगों से शेयर करता है और जिसको अपना खास मानता है। तो वैसे ही वो पहला प्रश्न उनका ये है कि आप किसी का फेवरेट कैसे बन जाते हैं? इसमें मुझे लगता है कि सामने वाले से प्रश्न ये पूछना चाहिए कि मैं उसका फेवरेट कैसे बन गया, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने मुझसे पूछा है तो ये चीज़ इस पर निर्भर करती है कि मन की बातें आप उसी से साझा करते हैं जो आपकी बातें मन से सुनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं श्रोता अच्छा हूँ, मैं मन से ठीक प्रकार से सुन लेता हूँ लोगों को, तो इसलिए लोग अपने मन की बातें मुझसे साझा कर लेते हैं। बाकी फेवरेट बनने वाली बात तो मुझे लगता है कि सामने वाले लोगों से ही पूछना चाहिए कि मैं उनका फेवरेट कैसे बन जाता हूँ। चलिए, अगला प्रश्न उन्होंने ही पूछा है कि जब आपने प्रेम का गीत, इनका एक कविता है ना प्रेम का गीत, वो बड़ा लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र सुनते हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि जब आपने प्रेम का गीत लिखा था तो क्या आपको पता था कि ये पहचान आपकी बन जाएगी? जैसा कि हमने कहा कि हर कोई इसको बड़ा गुनगुनाता है, सुनता है, तो ये आपकी एक पहचान है कि जब आपकी जिक्र होती है, वो कविता आ जाती है, हर कोई आपसे, कहीं भी 10 लोग जुड़ते हैं तो वो कविता सुनने के लिए उत्सुक हो जाते हैं आपसे। तो क्या आपने जब ये लिखा था तो ये सोचा था कि ये हमारी एक अलग पहचान बनाएगा? बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये अलग पहचान बनाएगा, और वास्तव में बहुत सारे कवियों, बहुत सारे गीतकारों को यह सफलता तब मिलती है जब वो अपने जीवन में बहुत कुछ लिख चुके होते हैं। किसी के 10 गीत हो गए, 50 गीत हो गए, 10 कविताएं, 20 कविताएं, 100-200 कविताएं तक यहाँ तक की, और वो उपलब्धि नहीं मिल पाती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रेम का गीत मेरा पहला गीत था। अच्छा।
मैं कक्षा 12 के बाद वही लखनऊ विश्वविद्यालय में बस प्रवेश लिया था और तब प्रेम का गीत लिख के मैं विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और यहाँ पे 1-2 मंचों से उसको पढ़ा और श्रोताओं का प्यार मिला, छोटे भाइयों का, सीनियर्स का, उन्होंने इसको सराहा। और फिर कुछ समय के बाद प्रेम का गीत जो है वो जैसा कि पहचान के बारे में कहा गया, तो हाँ, आज मेरे साथ अगर मुझे कुछ जानते हैं लोग तो वो प्रेम के गीत के माध्यम से जानते हैं। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मेरा पहला गीत ही इतना चर्चित रहा और लोग उस गीत के माध्यम से मुझे जानते हैं। चलिए, ये हम अभी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न के साथ सुनेंगे। अगला प्रश्न अक्षय प्रताप सिंह जी ने पूछा है, आप लिखते ही नहीं जीते भी है कि सबका दुख अपनाया है, बस अपनी पीर पराई है, कितना मुश्किल रहा जय भैया होना, अगर समय पीछे जाए तो क्या अपनी इस भूमिका को बदलना चाहेंगे? निश्चित रूप से बहुत ही कठिन और बहुत ही दार्शनिक प्रश्न है कि यदि मैं यहाँ ना होता तो क्या होता, क्योंकि सामान्यतः हम लोग ऐसे प्रश्नों पे विचार नहीं करते हैं, ऐसे सवालों पे नहीं सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ ना होता तो कहाँ होता। बहुत ही कठिन सवाल पूछा है अक्षय ने। जीने वाली बात पे मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि गीत लिखने वालों को जीना ही चाहिए। और जय भैया होने वाली बात पे कहूँगा कि जय भैया को अगर जय भैया बनाया है तो वो छोटे भाइयों ने मिलके बनाया है, क्योंकि बिना उनके प्रेम के तो कोई भी ये सारी चीज़ें असंभव थी। तो इस वजह से मुझे लगता है कि मेरे भैया होने में जो सहयोग उन लोगों का है, उन लोगों का सहयोग भी है, सारा श्रेय उन्हीं लोगों को जाता है, ये कहना चाहिए मुझे। तो मुश्किल कितना रहा जय भैया बनना? आप फिर मुझे फंसा रहे हैं। नहीं, मुश्किल का अर्थ है कि कई सारी चुनौतियाँ आई होंगी, तो वो पूछना चाहते हैं। चुनौतियाँ मुझे दरअसल ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ इस चीज़ पे कि भैया होना कितना मुश्किल रहा। निशब्द हो गए। निशब्द हो गया मैं इस चीज़ पे। प्रश्न वाकई बहुत अच्छा प्रश्न है। दूसरी चीज़, लोगों का प्रेम, मैं ये कहूँगा कि छोटे भाइयों का प्रेम जिस स्तर से मिला मुझे, जिस कदर मुझे प्रेम मिला, उसने मुझे भैया होने में बहुत सहयोग किया। तो इसका पूरा श्रेय मेरे छोटे भाइयों को जाता है। तो आखिरी प्रश्न का भी जवाब दे ही दीजिए। उसमें उन्होंने पूछा है कि अगर समय पीछे जाए, एक बार पुनः मौका मिले अपने कैरियर के बारे में ऑप्शन चूज करने का, तो क्या होते? अगर कभी होते या फिर कुछ और होते, और कुछ और होते तो क्या होते? करियर के बारे में अगर मैं कहूँ तो मैं कवि ही होता, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा आजमा चुकने के बाद मैं यहाँ तक आया। जैसे कक्षा 12 तक गणित पढ़ी, मैथ पढ़ी, उसके बाद फिर हिंदी और संस्कृत के साथ स्नातक किया। अभी परास्नातक में MA में संस्कृत के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं कवि ही होता, क्योंकि मैं अन्य क्षेत्र जो है वो पीछे छोड़ चुका था, तो कवि ही होता। पूरा दिल लगा बैठे हैं। पूरा दिल लगा बैठा हूँ, एकदम कवि ही होता। तो मन में नहीं आया कि दूसरे क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जाते अगर यहाँ नहीं होते? नहीं भाई, मैं कह रहा था ना कि मैं इस चीज़ पे कभी विचार ही नहीं किया ना कि मैं यहाँ, जैसे मैं लखनऊ विश्वविद्यालय ना होता तो मैं कहाँ होता, क्योंकि चुन लिया एक तरीके से ये सारी चीज़ें, तो जो चुन लिया बस वो ठीक है। चलिए, जैसा कि हमने कहा कि आप काव्योम के अध्यक्ष हैं, मतलब काव्योम परिवार से इतने लोग जुड़े हैं, इसके अलावा विश्वविद्यालय में कई सारे लोग आपसे जुड़े हैं, तो उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न कुसुम कनौजिया जी ने पूछा है, आप इतने सारे रिश्ते कैसे संभाल लेते हैं? रिश्ते संभालने का अगर प्रश्न है तो फिर से एक कठिन प्रश्न है कुसुम का भी। ज़रूरी भी प्रश्न है। रिश्ता आजकल संभालना बड़ा मुश्किल चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग रिश्तों को नहीं संभालते हैं, रिश्ते हम लोगों को संभालते हैं। हम लोगों को रिश्ते निभाने होते हैं। अगर सबको लग रहा है कि मैं रिश्ते संभाल ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं रिश्ते निभा ले रहा हूँ। बाकी रिश्तों का एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि वो कभी 100 और 0 पे नहीं चलते। वो 99 और 1 पे चल जाएंगे, पर 100 और 0 पे नहीं चलते। तो मैं प्रयास करता हूँ कि किसी भी संबंध में, चाहे वो मित्र का हो, भाई का हो, तो मैं अपना 100% देने का प्रयास करूँ। तो उससे मुझे लगता है कि वो रिश्ते निभ भी जाते हैं और फिर रिश्ते संभाले रहते हैं। अब बड़ा अगला प्रश्न मनोरंजन वाला है, और अगला प्रश्न पल्लवी शाह जी ने पूछा है, आप शादी कब कर रहे हैं? मतलब अभी तो हमको लग रहा है वक्त होगा काफ़ी, लेकिन बताइए। अभी तो शादी में बहुत वक्त है। इस प्रश्न पे मैं क्या ही कहूँ, घर वालों से थोड़ा सा राय मशविरा करके फिर इसका जवाब दिया जाएगा। ये आपके सिलेबस का नहीं है? मेरे सिलेबस का नहीं है, घर वालों से थोड़ा राय मशविरा करके फिर इस पे जवाब दिया जाएगा। अगला प्रश्न है,
नैमिष पटेल जी का लोगों का हिंदी के प्रति कम लगाव कितना गैर जिम्मेदाराना कार्य है, और यदि वे हिंदी मूवी गाने अपने कंठों पर रखते हैं फिर अंग्रेजी को इतना महत्व क्यों देते हैं, क्या ये सही है? कारण एवं सुझाव दीजिए कविवर। देखिए, बड़ा ज़रूरी प्रश्न ये भी हमको लग रहा है कि हिंदी जो है उसके साथ लोगों का, हिंदी लोग गाना गा लेते हैं, गीत गा लेते हैं, सुन लेते हैं, जब दुखी होते हैं तो भी सुनते हैं, जब खुश होते हैं तो भी सुनते हैं, लेकिन जब बात होती है हिंदी बोलने पर तो उस समय शर्माने लगते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी बोले। और लास्ट में उन्होंने आपको कविवर बोलते हुए पूछा है। हिंदी की जो उन्होंने कहा कि गैर जिम्मेदारी वाली बात है, उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं मानसिक वरीयता जो लोगों की बन गई है अन्य भाषाओं के प्रति। दूसरी चीज़, सबको ऐसा लगता है कि अन्य भाषाओं में रोज़गार के अवसर अधिक हैं और अपनी मातृभाषा या हिंदी में कम है। तो इस कारण ये स्थिति है। इसमें कहीं ना कहीं आज के युवाओं को, आजकल के लोगों को, जो चिंतक हैं, भाषा के बारे में चिंता कर रहे हैं, लेखक हैं, दार्शनिक हैं, उन्हें थोड़ा सा यह विचार करना चाहिए कि हिंदी के प्रति, अपनी भाषा के प्रति स्वाभिमान को थोड़ा आगे रखें। जब वो ऐसा करेंगे तो आजकल हम लोग देख रहे हैं अपने भारत में बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं कि जहाँ पे हिंदी बोलने पे फ़ाइन लगा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अन्य भाषाओं की, अन्य भाषा, जैसे मैं अगर सीधे से देखूँ तो अंग्रेजी ना बोलने पे फ़ाइन लगता है, खास करके कॉन्वेंट स्कूलों में। तो ये मानसिक वरीयता कम कर रही है भाषा की। जब हम इसको ख़त्म कर लेंगे तो हिंदी बोलने, हिंदी लिखने और पढ़ने का स्वाभिमान कहीं ना कहीं अपने आप से लोगों में आएगा, और फिर हम लोग खुल के हिंदी के बारे में बात करेंगे और उसको आगे लेके जाएंगे। चलिए, जैसा कि हमने बताया इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाले थे, काफ़ी सारे प्रश्न आए, उसी में से एक प्रश्न आया जिनका नाम केवल मिश्रैला और मिश्रा लिखा हुआ था, हमें उनका नाम नहीं पता चल पाया। तो उन्होंने पूछा है प्रश्न कि जय सिंह से कौनते जय, ये आपका नाम क्या है? नाम मेरा जय सिंह ही है, और जब नया नया विश्वविद्यालय में आया था, इतना ज़्यादा अनुभव नहीं था विश्वविद्यालय का, तो मैंने देखा कि जो कवि हैं वो सब एक उपाख्य रखते हैं अपना। वो लोग ज़रूर उपनाम रखते हैं, एक कवि और एक नेता। मैंने ये चीज़ बड़ा अनुभव किया है कि जो नेता होते हैं वो भी अपना एक उपनाम रखते हैं, क्या कहते हैं कि लोगों ने दिया है, और कभी भी वही बात कहते हैं। तो बताइए। नहीं, मुझे लोगों ने नहीं दिया, मैंने खुद से रखा था। तो वास्तव में कौंतेय का मतलब होता है जो कुंती का पुत्र हो। माता जी का नाम कुंती था, तो इस वजह से मैंने ये नाम कौंतेय खुद को दिया था, क्योंकि उस समय प्रचलन ऐसा था विश्वविद्यालयों में कि जो लोग लिखते थे वो अपना एक उपाख्य रखते ही थे। तो फिर मैंने अपने नाम के आगे कौंतेय रख लिया, और फिर लोगों को पसंद भी आ गया कौंतेय जय, तो फिर वो कौंतेय जय चल गया। तो उन्होंने प्रश्न ये पूछा है कि जय सिंह से कौंतेय जय और फिर लखनऊ विश्वविद्यालय के धरोहर यानी एलयू के धरोहर बनने तक का सफ़र का कुछ झलकियाँ बताइए। कौंतेय जय बनने का मैंने आपको बताया। बाकी एलयू के धरोहर के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि एलयू के धरोहर कार्यक्रम लखनऊ वाली टीम चला रही है, तो मैं एलयू के धरोहर में हूँ। बाकी ये टैग जो है बहुत बड़ा है मेरे लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है जिससे विश्वविद्यालय गर्व करे कि हाँ ऐसा कुछ है। हमको गर्व होता है, लेकिन पूछिए क्या? जी बिल्कुल, एकदम, क्या गर्व होता है आपको? आप एक बार विदेश गए थे, आपको विदेश से बुलावा आया था, नेपाल से आप लोग को बुलाया था, 3 लोगों को, आपको और अनमोल भैया को और द्वारिका नाथ भैया को। आप लोग गए थे, तो थोड़ा सा हमको वहाँ के बारे में भी संक्षिप्त में बताइए, कैसा लगा वहाँ गए तो? हाँ, बहुत अच्छा याद दिलाया तुमने। बहुत ही सुखद अनुभव था। कहानियों पे कार्यक्रम था। कथारंग एक संस्थान है लखनऊ का, उनको आमंत्रित किया गया था नेपाल भारत संगोष्ठी में। तो वहाँ से मुझे अनमोल और द्वारिका साथियों को बुलावा आया, 3 लोगों को। तो हम लोग यहाँ से नेपाल पहुँचे, करीब 3 दिन नेपाल रुकना हुआ, और बहुत ही सुखद अनुभव था वो, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे साहित्य का कार्यक्रम हुआ, जिस तरीके से नेपाल की संस्थाओं ने उसको आयोजित किया, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। हाँ, ये हमारे लिए गर्व का एक विषय था कि हम लोगों को जीवन में पहली बार ऐसे किसी मंच पे अपनी बात रखने का अवसर मिला। तो निश्चित रूप से बहुत ही सुखद अनुभव था वो, और बहुत सुंदर कार्यक्रम था वो। चलिए, काफ़ी देर से बात हो रहा है, और मैं चाहूँगा कि जो अभी जिक्र उन्होंने किया था अक्षय भैया ने,
उसी चीज़ को, वही कविता को आप थोड़ा सा गुनगुना देते तो हमारे दर्शकों को भी मज़ा आ जाता बीच बीच में। चूँकि अब एक कवि को सुन रहे हैं, कोई वो प्रवचन तो सुन नहीं रहे हैं, तो कवि को सुन रहे हैं, तो कुछ कुछ जब तक उनको सुनने को नहीं मिलेगा तब तक उनको मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा वो सुना देते लाइन, सबका दुख अपनाया है, बस अपनी पीर पर आई है। हाँ, ये सुना देता हूँ मैं आपको। पीड़ा भी ऐसी की जिसमें आंखें रोई गाई है, पीड़ा भी ऐसी की जिसमें आंखें रोई गाई हैं, यूं कह लो कि भरी अदालत घावों की सुनवाई है, सुनवाई में हमने सबकी सुनवाई में हर भावुकता समझी है, सबका दुख अपनाया है, बस अपनी पीर पर आई है, सबका दुख अपनाया है, बस अपनी पीर पर आई है। ये थी वो पंक्तियाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब दर्शक हमारे ये सोच रहे होंगे कि इनका लिखा हुआ जो प्रेम का गीत है वो कब सुनेंगे, तो वो भी हम सुनेंगे, इंतज़ार करते रहिए। प्रश्न अभी चल रहे हैं, चलते रहेंगे और उसी बीच में हम प्रश्न पूछते रहेंगे और साथ साथ सुनते भी रहेंगे। आर्यन मिश्रा जी ने पूछा है, आज लोग गीतों को लिखने या सुनने क्यों नहीं पसंद करते हैं, बताएं। जैसा कि अभी कुछ देर पहले भी जिक्र हुआ, क्यों कुछ लोगों की रुचि इसमें कम होते जा रही है? क्या इसके लिए सोशल मीडिया जिम्मेदार है कि लोगों को समय नहीं मिल रहा है, या फिर अंग्रेजी का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है? क्या कारण मानते हैं? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि लोग गीत नहीं सुन रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की युवा पीढ़ी रात के 12 से जो 3 का समय होता है उसमें हिंदी गीतों पे ज़्यादा ध्यान देती है। बहुत सारे युवा लूप पे गाने सुनते हैं, तो गीत निश्चित रूप से सुने जा रहे हैं। उसका एक ये भी देखा जा सकता है कि गीत सुने जा रहे हैं, बॉलीवुड हो या अन्य जो सिनेमा जगत हैं उनमें लगातार गीत लिखे जा रहे हैं, और ये इसी चीज़ पे निर्भर करता है क्योंकि वो सुने जा रहे हैं तभी तो लिखे जा रहे हैं। बाकी बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस भी नए नए तरीके, हाँ, गुणवत्ता पे कहा जा सकता है कि उस तरीके की गुणवत्ता नहीं आ रही है गीतों में, जैसी कभी गोपाल दास नीरज जी लिखा करते थे, जैसी मजरूह सुल्तानपुरी लिखा करते थे। गुणवत्ता पे ज़रूर बात है, बाकी गीत सुने जा रहे हैं और गीत लिखे भी जा रहे हैं निश्चित रूप से। चलिए, अगला प्रश्न हम लेंगे। सचिदानंद मिश्रा जी ने पूछा है, आपके हिसाब से किसी संस्था को आगे लेकर चलने में क्या व्यक्तिगत चीज़ों को समाप्त करना होता है? बहुत अच्छा प्रश्न। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, अनुभव से जुड़ा हुआ। दरअसल किसी भी संस्था या किसी भी संगठन को आगे ले चलने में व्यक्तिगत जीवन को समाप्त करना नहीं होता है। मुझे लगता है कि सारा खेल प्राथमिकताओं का होता है। प्राथमिकता और संतुलन, 2 चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि आप किस तरीके से अपना जीवन संतुलित करते हैं, अपनी दिनचर्या संतुलित करते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि दिनचर्या में आप यदि क्रम निर्धारित करके चलते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने सोच लिया प्रातः ही कि आज मुझे ये चीज़ें करनी है, जैसा कि आप किसी यूपीएससी एस्पिरेंट्स का शेड्यूल वाला जीवन, तो मुझे लगता है कि सारा खेल संतुलन का होता है कि आप किस तरीके से खुद के जीवन को संतुलित करते हैं, खुद के जीवन को शेड्यूल करते हैं। उससे फिर आपका व्यक्तिगत जीवन भी समाप्त नहीं होगा और आप जिस संस्था में कार्य कर रहे हैं वह संस्था भी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। चलिए, अभिषेक वर्मा जी ने अगला प्रश्न पूछा है, आपके सफलता के पीछे कौन है और आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और नए छात्रों को क्या सिखाना चाहेंगे? सफलता के पीछे की जैसा की बात है तो घर वालों का सबसे ज़्यादा सहयोग मिला मुझे, और घर वालों का सहयोग निश्चित रूप से चाहिए ही होता है क्योंकि एक समय के बाद बिना उनके सहयोग के आप कुछ भी नहीं हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा सहयोग है वो विश्वविद्यालय के भाइयों का, बहनों का है, क्योंकि यदि उन्होंने इतना पसंद ना किया होता तो आज मैं एलयू के धरोहर कार्यक्रम में ना बैठा होता, या जिन अन्य कार्यक्रमों में मैं जाता हूँ उन कार्यक्रमों में ना जा रहा होता। तो निश्चित रूप से सफलता के पीछे हर उस व्यक्ति का हाथ है जिसने मुझे सुना, जिसने मुझे पसंद किया कवि के रूप में, लेखक के रूप में, उसका सहयोग है। परेशानियों का कौन सा सामना करना पड़ा? परेशानियों का सामना करना पड़ा तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई बहुत बड़ी परेशानी अभी तक नहीं हुई है। कई बार अपेक्षाएं होती हैं व्यक्तियों से या अन्य लोगों से कि
इनका सहयोग इस तरीके से हमें प्राप्त होगा, वो नहीं प्राप्त होता है। तो कुछ ऐसी ही परेशानियाँ रहती हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय स्तर पे रहें, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में रहें, किसी भी स्तर पे रहें, तो कुछ ऐसी ही परेशानियाँ रहीं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी ऐसी रही जिसका सामना अभी तक किया गया। नए छात्रों को क्या संदेश देंगे? नए छात्रों को संदेश देना चाहूँगा मैं, क्योंकि साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अच्छा लिखें, अच्छा पढ़ें, और दूसरी चीज़ संकोच ना करें, बात रखने में संकोच ना करें, क्योंकि अगर उन 7-8 लोगों में संकोच किया होता तो आज काव्यों जैसी संस्था नहीं होती। अगर कभी आप लोगों ने संकोच किया होता तो यह जो आप विश्वविद्यालय के अंदर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो ये लखनऊ वाले की टीम ना होती। तो आप संकोच ना करें, अपनी बात को मुखरता के साथ लोगों के मध्य रखें, ये संदेश। चलिए, शोभा यादव जी ने अगला प्रश्न पूछा, ये भी हमें बड़ा सही प्रश्न लग रहा है कि भैया से पूछिएगा कि शालीनता कैसे बनाए रखे अपने डेली रूटीन में। एक चीज़ मैं बड़ा जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि काव्योम परिवार का प्रत्येक सदस्य बड़ा हमको शालीन नज़र आता है, बड़ा शालीनता से बात करता है, और उसी में से एक आप उसके तो अध्यक्ष ही हैं। तो कैसे शालीनता लाएं अपने अंदर? जैसा कि आपने कहा कि काव्योम परिवार का प्रत्येक व्यक्ति सदस्य जो है वो शालीन नज़र आता है, तो वो शालीन है, इसके मुझे लगता है कि उन लोगों को पता चल चुका है कि आप किसी भी व्यक्ति से बहुत देर तक गुस्सा नहीं रह सकते। गुस्सा जो है क्षणिक है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं हम लोगों को, तो हम लोग इसलिए शालीन रहते हैं और प्रयास करते हैं कि अपनी जो बातें हैं, अपने जो विचार हैं, वो लोगों के मध्य आसानी से, सहज भाव से लोगों के मध्य रखें। और मुझे लगता है कि जब हम बहुत ही सहज भाव से लोगों से बात करते हैं, उनके सामने बातें रखते हैं, तो वो हमें सुनना पसंद करते हैं। बाकी कविता जो है वो व्यक्ति को शालीन बना ही देती है। तो मुझे लगता है कि इसमें पूरा योगदान साहित्य का है कि वह हम लोग साहित्य से जुड़े हैं, तो हम लोग शालीन हैं। चलिए, अगला प्रश्न अखंड प्रताप सिंह जी ने पूछा है। नमस्कार कौंते जी, जैसे आप कवि हैं और आपकी इसमें रुचि है और वर्तमान समय में लोग हिंदी साहित्य में मुखर रहे हैं और अपने बच्चों को हिंदी भाषा से आगे की पढ़ाई भी नहीं कराना चाहते, जैसे आजकल का चलन है कि बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ेंगे, इस पर कुछ अपनी राय दीजिए। जैसा कि उन्होंने कहा है कि आज के परिवेश में कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसका बेटा हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े, सब कोई चाहता है अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़े। तो इस पर आपका क्या विचार है? मैंने अभी बात की ना कि मानसिक वरीयता जो अंग्रेजी के प्रति या अन्य भाषाओं के प्रति जो मानसिक वरीयता आ गई है, वह जिम्मेदार है इन सब चीज़ों के। और कई बार हम लोग इसलिए भी रुचि पैदा नहीं कर पाते हैं बच्चों में, क्योंकि हमें स्वयं ही वो चीज़ नहीं पता है। आज लोगों को लग रहा है कि हिंदी में रोज़गार के अवसर कम है, व्यापार के अवसर कम है, तो हम लोग ही उस भाषा में अध्ययन नहीं करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार हम ही लोग हैं। हम आगे आने वाली पीढ़ी को ये बता नहीं पा रहे हैं कि हिंदी क्या है, अपनी भाषा क्या है। तो जिस दिन हम अपने में थोड़ा सा सुधार करके वो अवसर ढूंढ के लोगों के बीच रखना प्रारंभ कर देंगे कि नहीं यह भी तो होता है, तो वो प्रश्न आने बंद हो जाएंगे कि हिंदी क्यों, और वो लोग हिंदी से जुड़ेंगे, पढ़ेंगे और आगे कुछ अच्छा करेंगे। मेरा प्रश्न भी था और आपने याद भी दिला दिया। हिंदी साहित्य में जिस तरह आप जुड़े हैं अच्छी बात है और बहुत सही है, लेकिन ये कहा जाता है आम तौर पर, ये सोचा जाता है कि इसमें या तो आप बहुत समय देते हैं तब जाकर के एक सफल, क्योंकि सफल का अर्थ ये है कि किसी भी व्यक्ति को कुछ न कुछ आर्थिक चीज़ों की आवश्यकता होती है, आर्थिक कमाई की आवश्यकता पड़ती है जीवन को चलाने के लिए और सही जीवन चलाने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे आपके खर्चे बढ़ते जाते हैं, उसमें पैसों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो ये क्षेत्र, आपका जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पैसों की बहुत कमी है, खास करके शुरुआती दिनों में बहुत अधिक कमी है, पैसे मिलते नहीं हैं। तो इसलिए कुछ लोगों का ये है कि इस फील्ड में क्यों जाएं, इस क्षेत्र में हम क्यों अग्रसर हो। अगर वही हम किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो जैसे काम शुरू करते हैं वैसे हमें पैसा आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो ये क्षेत्र है इसमें पैसे तो आते हैं, ये मैं नहीं कहूँगा। अच्छे अच्छे कवि हैं जो एक दिन के कई लाख रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन शुरुआत के दिनों में बहुत दिक्कत होती है और बड़े लंबे समय तक किसी को दिक्कत होने लगती है, तो इसलिए इस क्षेत्र में नहीं जाते हैं। उस पर आपका क्या विचार?
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि साहित्य के क्षेत्र में जब आप कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में शुरुआत में थोड़ा सा कठिनाइयाँ होती हैं। निश्चित रूप से वो कठिनाइयाँ होती ही हैं, परंतु ऐसा नहीं कि वो कठिनाइयाँ बहुत अधिक दिन तक रहें। आपके पास ऐसे अवसर होते हैं, आप अवसर नहीं भुना पाते, फिर आपको उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आज ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जो सिर्फ साहित्य के दम पर ही अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं, और वो, मैं जब पहचान की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ यह पहचान नहीं कर रहा हूँ कि उनका सम्मान है साहित्य के मामले में, वो साहित्य से उनकी अच्छी खासी कमाई हो रही है। बिल्कुल, मैंने जिक्र किया ना कि वो होते हैं, लेकिन एक समय के बाद शुरुआती समय में इस क्षेत्र में बहुत दिक्कत होती है लोगों को। वह दिक्कतें हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन यह है कि आप किस तरीके से उसको देखते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में यदि कार्य करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप पढ़ाई करते हैं, तो एक समय तक आप कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं। तो उसी तरीके से आप साहित्य को भी लीजिए कि आप सिर्फ साहित्य पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसा कि आपने पूछा था कि समय आपको निश्चित रूप से देना पड़ेगा, क्योंकि बिना समय और लगन के आप किसी भी क्षेत्र में, सिर्फ साहित्य ही नहीं, जीवन का कोई क्षेत्र हो, करियर का कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ सफल नहीं होंगे। तो आपको प्राथमिकता समय और लगन अपनी तो देनी ही पड़ेगी, तभी आप उस क्षेत्र में सफल होंगे। चलिए, अगला प्रश्न और ये आखिरी प्रश्न है कि दिव्या दीक्षित जी ने पूछा है, एक अच्छा संचालक बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से बन सकते हैं एक अच्छा संचालक। संचालन करना बहुत बड़ी कार्य होता है, बड़ी जिम्मेदारी वाला कार्य होता है, और एक अच्छा संचालक बनने के लिए, चूँकि कई बार आप संचालन करते हैं मंच को, तो वो जानना चाहती हैं कि एक अच्छा संचालक कैसे बने। दिव्या जी काव्यम की सदस्य हैं और उन्होंने ये पूछा है कि अच्छा संचालक कैसे बने। दरअसल संचालक और समन्वयक में थोड़ा सा अंतर है। संचालक किसी भी कार्यक्रम के संचालन करने वाला है, उसमें आपको सबसे खास बात का ध्यान ये रखना होता है कि आपका कार्यक्रम पूर्ण हो, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हों, उच्चारण आपका सही हो, जो आप मंच पे बोल रहे हैं, जो आप माइक पे बोल रहे हैं, उसमें आपका उच्चारण सही हो, आप अपने मंचस्थ अतिथियों को किस प्रकार से लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बाकी दूसरा जो प्रश्न था समन्वयक का, तो समन्वयक अच्छा इस तरीके से बना जा सकता है कि आप हमेशा स्वयं की तुलना में अपनी टीम को या अपनी संस्था को आगे रखें, तो आप एक बहुत अच्छे समन्वयक, बहुत अच्छे संचालक के रूप में जाने जाएंगे। और जो ऐसा करता है उसके कार्यक्रम भी सफल होते हैं, उसकी संस्था भी आगे बहुत सफलता को प्राप्त होती है। चलिए, अगला प्रश्न तो नहीं है अब कोई, लेकिन मेरा ये और एक प्रश्न था कि आपके कई सारे छोटे भाई हैं, कई सारे बड़े भाई हैं, कई सारी छोटी बहनें हैं, कई सारी बड़ी बहनें हैं, और कई सारे आपके साथी हैं। कोई दो छोटा और दो बड़ा जो आपका प्रिय हो, जिससे आपकी बड़ी उम्मीद हो, उस व्यक्ति का नाम बताइए। यहाँ पे अगर मैं नाम लूँगा तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि काव्यों से जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो हर कदम पर सहयोग करने के लिए मेरे तत्पर रहता है। उन सभी का आभारी हूँ, आगे भी आभारी रहूँगा। सुमंगल सिंह सुमन की पंक्तियाँ हैं कि जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही का धन्यवाद। तो आगे उन सभी के सहयोग का आकांक्षी हूँ। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बाकी जो लोग भी सहयोग कर रहे हैं, जिन्होंने कभी सहयोग किया है, उनका धन्यवाद। चलिए, नाम नहीं लेंगे, और आप सोच रहे होंगे कि हम भूल गए हैं, तो भूले नहीं है, सुनेंगे ज़रूर वो इनकी कविता जो है प्रेम का गीत। तो चलिए, आखिर में प्रेम का गीत अपना सुना दीजिए। प्रेम का गीत, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ प्रेम के गीत के बारे में, विश्वविद्यालय आने का मेरा पहला गीत था, और इसकी कुछ अंतिम पंक्तियाँ थी जो लोगों को बहुत पसंद आई थी, साथियों को बहुत पसंद आई थी, वही मैं आपको सुना देता हूँ। जिंदगी ये नए मोड़ देती रहे, मेरे जीने का मकसद महज प्रेम हो। जिंदगी ये नए मोड़ देती रहे, मेरे जीने का मकसद महज प्रेम हो। प्रेम का प्रेम हो, प्रेम से प्रेम हो, प्रेम में प्रेम हो, प्रेम ही प्रेम हो। एक समर्पण रहे,
एक समर्पण रहे प्रेम के प्रति मेरा, प्रेम का दास मुझको बना दीजिए। दर्द को भूल कर अश्रु को पोंछ कर, प्रेम का गीत हूँ गुनगुना लीजिए। दर्द को भूल कर अश्रु को पोंछ कर, प्रेम का गीत हूँ गुनगुना लीजिए। ये वो गीत था और मुझे लगता है कि आगे भी लोग इसको अपना प्यार देते रहेंगे। बहुत अच्छा लगता है सुनने में भी। और अंत में मैं ये जानना चाहूँगा कि आप स्नातक लखनऊ विश्वविद्यालय से किए, पर स्नातक आपका चल रहा है, आखिरी वर्ष है ये। आपका जब यहाँ से अगले साल पर स्नातक पूरा हो जाएगा तो आगे आप क्या करने वाले हैं, किन क्षेत्रों में जाने वाले हैं, आगे की क्या पढ़ाई करने वाले हैं? अभी जैसा कि मैं परास्नातक में साहित्य का छात्र हूँ, संस्कृत साहित्य है मेरे पास, तो आगे शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ूँगा और शोध के क्षेत्र के साथ साथ ही साहित्य के क्षेत्र में कुछ करने का प्रयास करूँगा। जो छुटपुट चल भी रहा है, कुछ गतिविधियाँ चल रही हैं, उसी में थोड़ा सा आगे जाना चाहूँगा, बाकी शोध कार्य में। अच्छा, कौन है आपका वो आपका फेवरेट जो कहा जाता है कवि, लेखक, या फिर वर्तमान के समय में भी या फिर पहले के भी, दोनों को बता सकते हैं? दिनकर जी बहुत पसंदीदा कवि रहे हैं। गीतों में गोपाल दास नीरज जी बहुत पसंदीदा कवि रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन जी। और वहीं जब संस्कृत की बात करते हैं तो कालिदास जी। ये लोग बहुत पसंदीदा रहे हैं, जिनको पढ़ता हूँ तो थोड़ा सा खुद को गौरवान्वित महसूस कराता हूँ कि मैं इनको पढ़ पा रहा हूँ। और वर्तमान में? वर्तमान में जब मैं कवियों की बात करता हूँ तो गीतों में मैं अमन अक्षर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। अमन अक्षर भैया बहुत प्यारे गीत लिखते हैं, उनसे बहुत प्रभावित हूँ। आप देख रहे थे एलयू के धरोहर कार्यक्रम लखनऊ वाले, और हमारे साथ थे जय सिंह कौंते जी, जो कि काव्योम परिवार के अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद पर स्नातक कर रहे हैं, अंतिम वर्ष के छात्र हैं। इसके बाद जैसा कि इन्होंने बताया कि शोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। आप कहीं जाने वाले हैं, वहाँ भी जाएंगे, लेकिन हमें समय दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका कि आपने मंच दिया, और आगे भी हम लोग जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर अभी तक आपने ये वीडियो देखा तो आप देख रहे थे एलयू के धरोहर लखनऊ वाले का खास कार्यक्रम। ये रोजाना नहीं, सप्ताह में प्रत्येक रविवार को शाम के 7 बजे आता है लखनऊ वाले चैनल पर। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाया होगा तो आपको 7 बजे नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि ये वीडियो आ चुकी है एलयू के धरोहर का खास कार्यक्रम। और बाकी हम लोग अभी मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के गौरव स्थल के पास। ये गौरव स्थल अभी तुरंत नवनिर्मित है और यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर हमने बात किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे हैं विवेक और सुमित। बहुत बहुत धन्यवाद।